एपिसोड 1 पार्ट 2। जेल की कोठरी, मध्य रात्रि। कोठरी में अंधेरा है, बस एक बल्ब टिमटिमा रहा है। बाहर हल्की बारिश की आवाज़ और गार्डों की धीमी बातचीत की आवाज़ें आ रही हैं। विवान अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए कोने में बैठा है। विवान अपने मन में कहता है, मैंने गद्दारी नहीं की, पर दुनिया को सच बताने का अब एक ही रास्ता बचा है, आज़ादी। वो अपने गद्दे के नीचे से एक छोटी सी स्टील की कील निकालता है जिसे उसने कई दिनों से छुपा कर रखा था। वो धीरे धीरे हथकड़ी की पिन को छेड़ने लगता है। उसके माथे पर पसीना बहता है और आंखें अडिग हैं। तभी गार्ड बाहर से चिल्लाता है, अरे नरेश, तू देखा उस देशद्रोही को, कहीं नींद में मर ना गया हो। तभी कदमों की आहट होती है, लेकिन विवान चुपचाप लेट जाता है। गार्ड बाहर से झाँकता है और देखता है कि सब सामान्य है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही उसकी आहट दूर होती है, विवान फिर से काम पर लग जाता है और हथकड़ी खुल जाती है। धीरे से कोठरी के दरवाजे खोलने की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसने पहले से ही ढीला करके रखा होता है। वो बाहर निकलता है, दीवार के साथ चिपक कर आगे बढ़ता है। सामने वाश टावर की रोशनी है और रेन गटर से पानी बह रहा है। अब हर सांस माँ के नाम है और हर कदम मेरे देश के लिए। वो दीवार के पास पहुँचता है, लोहे के पाइप को पकड़कर ऊपर चढ़ता है। तभी एक गार्ड दूर से उसकी परछाई देख लेता है। गार्ड चिल्लाता है, अरे भाग रहा है वो, अलार्म बजाओ। तभी अलार्म बजता है और गोलियों की आवाज़ें गूंजती हैं। लेकिन विमान दीवार से छलांग लगाता है और कटीले तारों को चीरता हुआ दूसरी ओर दौड़ जाता है। काली रात, बारिश तेज हो चुकी है। विमान बूटलेस नीला और खून से लथपथ ऊपर खावड़ रास्तों से भागता जा रहा है। सामने घना जंगल और झरने की आवाज़ें हैं। हवा में ठंडक है, चारों ओर हरियाली फैली है। जंगल में हर वृक्ष जैसे समय की कहानियाँ लिए खड़ा है। वो एक तेज चट्टान के किनारे पहुंचता है और फिसलता है और एक ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे झील के पास गिरता है। उसका माथा पत्थर से टकराता है और सब काला पड़ जाता है। ऋषि सुधांशु की गुफा, रहस्य की पहली झलक। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, अचानक घने जंगलों के बीच एक झरना दिखता है और उसके पीछे छिपी है एक गुफा। वहाँ हर वक्त भीड़ में आता है। उस स्थान पर पहुंचना साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं। गुफा के बाहर लताओं की झूलती बेलें, चट्टानों पर उगे दुर्लभ औषधीय पौधे और भीतर से आती दिए की हल्की लौ की झलक। गुफा की प्राचीन दीवारों पर प्राचीन चिन्ह है। एक वृद्ध पुरुष ऋषि सुधांशु ध्यान अवस्था में बैठे हैं। उनकी आंखें अचानक खुलती हैं। ऋषि सुधांशु धीरे से कहते हैं, काल ने फिर से संकेत दिया है, आगंतुक आ चुका है। वो उठते हैं, अपनी छड़ी लेते हैं और बाहर बारिश में निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर तक एक झाड़ी के पास विवान बेहोश पड़ा है। उसका सिर खून से भीगा है। बर्फीले जंगल में झाड़ियों के पीछे एक घायल शरीर पड़ा है। विवान, उसके हाथ सूखे हैं, उसके होश उड़ते हैं। ऋषि सुधांशु कहते हैं, जिसे संसार ने त्यागा उसे अब समय ने पुकारा है। वो विवान को अपने कंधे पर उठाकर गुफा में लाते हैं और उसके घाव पर दुर्लभ औषधियों का लेप लगाते हैं। माथे पर भस्म और गंगा जल से तिलक करते हैं। फिर वे अग्निकुंड के सामने बैठते हैं। वह विवान को उठाकर एक रहस्यमय गुफा में ले जाते हैं, जो पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर पर छिपी हुई है। गुफा में दीपक जल रहे हैं, एक तरफ और दूसरी तरफ प्राचीन ग्रंथों का ढेर रखा हुआ है। ऋषि सुधांशु धीरे से कहते हैं, हे अनजाने पथिक, जीवन की दौड़ कभी टूटी नहीं, तुम्हारा पथ बाकी है। वेदों से एक मंत्र गूंजता है, लहरों सा फैलता है। ऋषि मंत्र जपते हैं। अगली सुबह दिए की लौ से कमरे में रोशनी है। विवान की आंखें खुलती हैं और वह चौंकता है। अपने हाथ पैर हिलाता है और सामने ऋषि सुधांशु को देखता है। विवान की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके गले में पट्टियाँ बंधी हैं, उसकी सांसें भारी हैं और सामने ऋषि सुधांशु उसके सामने खड़े हैं। तभी ऋषि सुधांशु खिचड़ी बनाकर लकड़ी की एक कटोरी में उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं, ले लो पुत्र, यह तुम्हारे शरीर को बल देगा। विवान कमजोर स्वर में पूछता है, मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? ऋषि सुधांशु कहते हैं, तुम वहाँ हो जहाँ सत्य की यात्रा शुरू होती है और मैं वह हूँ जो तुम्हें समय के द्वार के पार ले जाने आया है। ऋषि सुधांशु अपना परिचय देते हुए विवान को बताते हैं,
मैं हूँ सुधांशु ऋषि, तपस्वी, समय साधक और प्राचीन ज्ञान का प्रहरी। तुम नेपाल के उत्तर पूर्वी सीमा के जंगल में हो, जहाँ आज तक कोई ऊंचाई प्राप्त नहीं हुआ। तभी विवाद तुमसे पूछता है, आपने मुझे बचाया कैसे? ऋषि सुधांशु ने मुस्कुरा कर कहा, जो स्वयं सत्य के लिए जूझ रहा हो उसे समय स्वयं बचा लेता है। अब तुम बताओ पुत्र, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? विवान धीरे से अपने सिर उठाता है, आंखें बंद करता है और एक लंबी गहरी सांस लेकर बोलता है, मैं एक सैनिक हूँ भारतीय सेना में। देश की रक्षा मेरा धर्म था, है और रहेगा। पर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा कि मैंने देश की गोपनीय जानकारियाँ दुश्मन तक पहुँचाई। देशद्रोह का आरोप मुझ पर लगा दिया गया। मुझे फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन मैंने भागने का निर्णय लिया क्योंकि मैं गुनहगार नहीं, मैं निर्दोष हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी सच्चाई साबित करूँ। विवान उनसे कहता है, मुझे मदद चाहिए, मुझ पर झूठा आरोप है, मैं निर्दोष हूँ, मैं देश का गद्दार नहीं। ऋषि सुधांशु कुछ क्षण चुप रहते हैं, फिर वो अपनी आंखें बंद करते हैं और ध्यान मुद्रा में देखते हैं। उनके माथे पर एक तेज दिखाई देने लगता है। ऋषि सुधांशु कहते हैं, हाँ, जैसा कि मुझे दिख रहा है, ये सब यही नहीं हो रहा पुत्र। यह सिर्फ वर्तमान का दोष नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों का परिणाम है। जिस अतीत से तुम अनजान हो, उसी की दौड़ से तुम्हारा आज का समय बंधा है। और जब तक यह अतीत नहीं बदलेगा, तुम्हारा वर्तमान कभी नहीं सुधरेगा। ऋषि सुधांशु आगे उसे कहते हैं, तुम्हारा सत्य केवल तुम्हारा नहीं है विवान, वो समय का ऋण है जिसे चुकाने तुम आए हो। विवान हैरानी से उनसे पूछता है, क्या मतलब? आप क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ मेरे पिछले जन्म की वजह से हो रहा है? ऋषि सुधांशु गंभीरता से कहते हैं, हाँ, तुम्हारी आत्मा समय की सीमा से जुड़ी है। तुम्हें अपने अतीत में जाना होगा और वहाँ जो अन्याय अधूरा रह गया था उसे सही करना होगा। तभी वो जीवन और वो ऊर्जा दोनों। विवान उनसे पूछता है, पर मैं कैसे जाऊँगा अतीत में? और अगर मैं किसी और के शरीर में गया तो मेरा खुद का शरीर, इसका क्या होगा? ऋषि सुधांशु धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारा शरीर इस गुफा में सुरक्षित रहेगा। जब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं होगा, मैं इसे सुरक्षित रखूँगा। अब सुनो, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ नेपाल के ही एक पुराने नगर काठमांडू के प्राचीन युग में। वहाँ एक योद्धा कवि महर्षि था जो युद्ध कला कविता और ज्ञान में अद्वितीय था। उसका नाम था यूसेन। विवान उनसे पूछता है, वो अब कहाँ है? साधु कहते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, पर उसका शरीर अभी भी सुरक्षित है और अब तुम्हारी आत्मा उसी शरीर में प्रवेश करेगी। विवान धीमे स्वर में कहता है और फिर साधु से कहते हैं, फिर तुम वही बन जाओगे यूसेन। तुम उसके जीवन में वो अधूरा युद्ध, अधूरी कविता और अधूरी नियति पूरी करोगे। और जब तुम वहाँ अपने कर्म से उस अतीत को सही कर दोगे तो तुम्हारा आज का दोष भी मिट जाएगा। विवान अब व्याकुल होकर ऋषि सुधांशु से पूछता है, अगर मैं भूतकाल में गया तो वहाँ मैं करूँगा क्या? और मेरे इस वर्तमान को लगे झूठे इल्जाम का क्या होगा? मैं उसको देखना कैसे समझ करूँगा? ऋषि धीरे और दूर से कहते हैं, जिस सत्य की खोज तुम्हें वर्तमान में करेगा, उसका उत्तर तुम्हें भूतकाल में मिलेगा। उस योद्धा की आत्मा में उतरकर तुम उस घटनाक्रम का हिस्सा बनोगे जो आज के षड्यंत्र की जड़ है। विवान धीरे धीरे समझते हुए कहता है, तो मेरे ऊपर जो आरोप है वो किसी साजिश की परछाई है जो अतीत से अब तक चली आ रही है। ऋषि सुधांशु कहते हैं, ठीक समझे, जब हम भूतकाल में सत्य को बदलोगे तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। तुम्हारा वर्तमान शरीर यहाँ सुरक्षित रहेगा जब तक कार्य पूर्ण ना हो, और जब समय बुलाएगा तो लौटोगे निर्दोष, उज्ज्वल और स्वाभिमानी। विवान अब धीरे से अपने सिर झुकाता है और कहता है, मैं तैयार हूँ, मुझे भेजिए। जहाँ मेरी आत्मा की अग्नि जलनी चाहिए वहीं जलने दीजिए। ऋषि सुधांशु दीपक जलाते हुए मंत्र का उच्चारण करते हैं। वो अपनी छड़ी उठाते हैं और मंत्र बोलना शुरू करते हैं। ऋषि सुधांशु अग्नि के लिए कुछ औषधि डालते हैं। गुफा कांपने लगती है, हवा तेज हो जाती है। विवान की आंखें बंद होती हैं, शरीर से प्रकाश निकलता है। गुफा की दीवारें हिलने लगती हैं, प्रकाश की लहरें विवान के चारों ओर फैलती हैं। उसका शरीर स्थिर होता है और आंखें बंद होती हैं और आगे निकलती है। दृश्य धुंधला होता है और फिर गुफा पूरी रोशनी से भर जाती है और फिर पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है।
जिस शरीर को मरकर भी जला नहीं गया, अब उसमें एक ऐसी आत्मा प्रवेश कर चुकी है जिसने अपने ही देश के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। पर ये आत्मा अब एक योद्धा के अतीत में सांस ले रही है, जहाँ युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, समय से लड़ा जाएगा। अब ये सवाल अब और भी बड़ा है, क्या ये आत्मा अपने शरीर को वापस पाएगी या इतिहास फिर एक निर्दोष को मिटा देगा? अगले एपिसोड में न्यूसन की आंखें खुलती हैं और त्रिकाल की अग्नि जल उठती है।